जैसा कि आपको मालूम ही है कि बाजार की कोई भी खाने पीने की चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है और अगर घर में बनाए तो बाजार के मुकाबले में बहुत सस्ती, अच्छी और ढेर सारी बनकर तैयार हो जाती है। तो आज मैं आपसे बाजार से अच्छा, मुंह में घुल जाने वाले लच्छेदार पतीसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाना बहुत आसान है और सिर्फ 1 कप चीनी से ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब भी आप पतीसा बनाएं तो मेरे हर पॉइंट को फॉलो करते हुए पतीसा बनाइएगा, ताकि आपका पतीसा भी मेरी तरह बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पैन में 2 टेबल स्पून देसी घी शामिल किया है, आप बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप मैदा शामिल किया है और ये हाफ कप बेसन। मेजरमेंट के लिए आप घर में मौजूद नॉर्मल कप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी सूरत में आप मेजरमेंट किसी भी चीज से कर रहे हो, चाहे वो एक कटोरी से कर रहे हो या फिर ग्लास से कर रहे हो, तो तमाम चीजों की मेजरमेंट के लिए सेम चीज इस्तेमाल कीजिएगा। अब बेसन और मैदे के मिक्सचर का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म करना है, तो इसके लिए लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए भूनेंगे और इतना भूनेंगे कि इसमें से अच्छी सी सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगे और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। मैदे और बेसन का मिक्सचर बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। इसमें ये मैंने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल किया है। इलायची पाउडर को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैंने इस मिक्सचर को तकरीबन 12 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर भूना है। मैं आपको साथ साथ टाइमिंग भी कुकिंग की बताती जाऊंगी, ताकि आपको पतीसा बनाने में आसानी हो सके। घी की वजह से इसमें थोड़े लम्स बन जाते हैं और ये मिक्सचर हमें पाउडर फॉर्म में दरकार है, तो इस तरह छलनी की मदद से इस मिक्सचर को छान लेना है। अब हमने पतीसे के लिए शीरा तैयार करना है, जो कि पतीसे की बेस है। और पतीसे के लिए जो शीरा तैयार किया जाता है वो ख़ास तरीके से तैयार किया जाता है, तो आपने शीरे बनाने के तरीके को ठीक तरीके से फॉलो करना है। चीनी में बस इतना ही पानी शामिल करना है कि चीनी अच्छे तरीके से डूब जाए। तो ये मैंने 1/4 कप पानी शामिल किया है और ये हाफ टी स्पून नींबू का रस शामिल किया है। अब फ्लेम को ऑन कर लेना है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। जैसे कि आपको फ्लेम नजर आ रही है, इतना ही लो रखना है। और शीरा बनाने के लिए इसी तरह वाइट पैन इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि शीरे के कलर का ठीक तरीके से अंदाजा हो सके। अगर आप स्टील का पैन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंगल बेस का इस्तेमाल कीजिएगा। शीरा बनाने में आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी और शुरू से आखिर तक इसी तरह लो फ्लेम ही रखना है, क्योंकि पतीसे के लिए चाशनी तैयार करने में आपको 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। और चीनी या शीरे में चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। अगर चमचा चलाएंगे तो वापस से चीनी बार बार क्रिस्टलाइज होती चली जाएगी। बस इस तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद पैन को उठाकर हिला लेना है, ताकि तमाम चीनी को एक जैसी हीट मिल सके। इस वक्त मैंने शीरे को तकरीबन 15 मिनट पकाया है और इसमें आप देख सकते हैं कि हैवी से बबल बनना शुरू हो गए हैं और कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। तो इस पॉइंट पर शीरे को ठंडे पानी में डालकर चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि शीरा हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसको मज़ीद पकाना है। बस इसी तरह पैन को थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते हुए पकाएंगे। मैंने शीरे को मज़ीद 3 मिनट पकाया है। अब इसकी दोबारा कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि लाइट गोल्डन सी एक कैंडी सी बन रही है, जो कि बिल्कुल सख्त है, लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शीरे में कलर नहीं आया है, तो इसलिए शीरे को मज़ीद पकाना है। मैंने शीरे को मज़ीद 3 मिनट पकाया है। आप देख सकते हैं कि शीरे का कलर कितना डार्क हो गया है और ठंडे पानी में जाते ही एकदम जम गया है, कैंडी बन गई है और कैंडी का कलर पहले से डार्क गोल्डन है। लो फ्लेम पर शीरे को तैयार होने में तकरीबन 21 मिनट लगे हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देना है और शीरे को इसी तरह ऑफ फ्लेम पर 2 से 3 मिनट रहने देना है, ताकि शीरे का कलर मज़ीद डार्क हो जाए। अब शीरे को ग्रीस किए हुए पैन में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब शीरे को पैन में 2 से 3 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, ताकि शीरा थोड़ा ठंडा होकर शेप सा ले ले। 3 मिनट बाद शीरा इस काबिल हो गया है कि इसे हम हाथ लगा सकते हैं। शीरे को स्पैचुला की मदद से इकट्ठा कर लेते हैं।
अब इस तरह से शीरे को स्ट्रेच करेंगे और फोल्ड करेंगे। ये अमल तकरीबन 15 से 20 दफ़ा करना है। स्ट्रेच और फोल्ड करते हुए आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसे टूटना नहीं चाहिए। जब इसका कलर इस तरह से शाइनी और लाइट कलर का हो जाए तो इसके दोनों सिरों को जोड़कर एक रिंग सा बना लेना है। अब इस रिंग को भुने हुए आटे और बेसन में ऐड करके इस तरह बहुत अच्छे तरीके से कोट कर लेना है और इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और फिर इस तरीके से क्रॉस करते हुए फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा इस तरह से कोट करेंगे और फिर इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। इस वक्त ये रिंग काफी गर्म है तो ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही इसमें इस वक्त फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। बस आपने इस तरह से आटे में फोल्ड करते जाना है और इस तरह से स्ट्रेच करते हुए रिंग को बड़ा करना है और फिर दोबारा से क्रॉस करते हुए फोल्ड कर देना है और ख्याल रहे कि ये रिंग किसी भी सूरत में टूटना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने कैमरे के सेंटर और रेंज का भी ख्याल रखना है, इसलिए ये मैं आटे का परात इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ये प्रोसेस किचन काउंटर टॉप पर भी कर सकते हैं तो ज्यादा आपको आसानी हो जाएगी। जब मुझे आम दिनों में बनाना होता है तो मैं किचन काउंटर टॉप पर ही बनाती हूँ। मैं ये वीडियो कट नहीं करना चाह रही ताकि आपको किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे और आपको ठीक तरीके से स्ट्रेच करना समझ में आ जाए, तो इसलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। जैसा कि अब ये रिंग पहले से थोड़ा कम गर्म है तो जैसे मैं पहले स्ट्रेच कर रही थी नहीं स्ट्रेच हो रहा, तो अब इस तरीके से इस रिंग को स्ट्रेच करेंगे, क्रॉस करेंगे और फिर फोल्ड करेंगे और साथ साथ इस तरह से आटे और मैदे के मिक्सचर से ये जो थ्रेड से बन गए हैं इनको कोट करते चले जाना है। इस पॉइंट पर जब स्ट्रेच करना थोड़ा मुश्किल हो जाए तो आप घर में किसी से हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अकेले स्ट्रेच कर रहे हों या आप किसी पार्टनर के थ्रू इसे स्ट्रेच कर रहे हों, आपने बहुत एहतियात से स्ट्रेच करना है कि ये रिंग टूटना नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं कि पतीसे के थ्रेड काफ़ी बारीक हो गए हैं और ये अब मज़ीद स्ट्रेच नहीं हो रहा और अब इस पॉइंट पर पतीसे के थ्रेड टूटना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये पतीसा बनकर तैयार है। इसमें से इस तरह से एक्स्ट्रा आटे को झाड़ लेना है। मैं आपको इसका टेक्सचर करीब से भी दिखा देती हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये पतीसा बनकर तैयार हुआ है। आप चाहें तो इस सूरत में भी पतीसे को प्लास्टिक जिप बैग में स्टोर करके नोश फरमा सकते हैं। मैंने पतीसे को दूसरे थाल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब जल्दी से इसके शेप बना लेते हैं। मैं पतीसे को शेप देने के लिए एक छोटे से बोल का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसकी बेस में मैंने बारीक कटे हुए बादाम पिस्ते डाल दिए हैं। अब इस तरह से पतीसे को लेकर हल्के हाथ से जो भी चीज आप शेप बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फिल कर लेना है। ख्याल रखिएगा कि इसमें बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना, बस हल्का सा प्रेस करना है और फिर इस तरह से डीमोल्ड कर लेना है। अगर आपको पतीसे के धागे निकालने में मुश्किल हो रही हो तो आप कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पतीसे को शेप देने के लिए मफिन बेकिंग ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस तरह तमाम पतीसों को शेप देकर डीमोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे पतीसे बने हैं और ये जो आखिर में बचा है इसका मैं एक बड़े साइज का पतीसा बना लूंगी। अब आपने इन पतीसों को हवा की नमी से लाजमी बचाना है, तो हवा की नमी से बचाने के लिए इस तरह प्लास्टिक बैग में
या फिर प्लास्टिक जिप बैग में स्टोर करके रखिए। इन्हें हवा की नमी से बचाना बहुत लाजमी है। अगर आपने ऐसे ही हवा में रहने दिया तो ये पसिज जाएंगे और बिल्कुल कैंडी की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि चकवाल की रेवड़ी कितनी ज्यादा मशहूर है, जो कि देसी घी और गुड़ की बनी होती है और आप सभी चकवाली रेवड़ी बहुत शौक से खाते हैं। तो आज मैं आपसे मशहूर ज़माना गुड़ और देसी घी की बनी हुई चकवाली रेवड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और यकीन जानिए घर में बनाएं तो बाजार के मुकाबले में काफी सस्ती पड़ती है और आप बआसानी इस रेवड़ी को बनाकर लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पैन में 1 कप सफ़ेद तिल शामिल किए हैं। अब इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेना है। पहले तिल को इस तरह भूनकर साइड पे रख देना है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि तिल पहले क्यों भूने हैं, ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आ सके। बस 2 से 3 मिनट मैंने भून लिया है। अब पैन को साइड पे रख देते हैं। पैन में 1 कप गुड़ शामिल किया है, जो कि वजन में 200 ग्राम है। गुड़ को मैंने अच्छे तरीके से क्रश कर लिया था ताकि गुड़ बहुत जल्दी से और आसानी से मेल्ट हो सके। इसमें ये मैंने हाफ कप यानी कि 100 ग्राम चीनी शामिल की है। आप चाहें तो 1.5 कप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी शामिल करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि चीनी शामिल करने से रेवड़ी ज्यादा अच्छी बनती है। और इसमें ये मैंने हाफ कप पानी शामिल किया है। मीडियम फ्लेम पर चीनी और गुड़ को मेल्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि गुड़ और चीनी बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो गए हैं। अब इस मिक्सचर को दूसरे पैन में स्ट्रेनर की मदद से छानकर ट्रांसफर कर लेते हैं, ताकि अगर गुड़ में किसी किस्म के कोई पार्टिकल्स वगैरह मौजूद हों तो वो निकल जाए। अब मीडियम फ्लेम पर इस मिक्सचर को गाढ़ा होने तक पकाना है और बीच बीच में एक आध बार हल्के हाथ से चमचा चला लेंगे। इसमें मुस्तकिल चमचा मत चलाइएगा, वरना क्या होगा कि चीनी और गुड़ क्रिस्टलाइज होने लगेंगे। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर काफी गाढ़ा हो गया है। मैंने दूसरे पैन में ट्रांसफर कर लेने के बाद मीडियम फ्लेम पर इस मिक्सचर को 3 मिनट पकाया है। अब इसमें ये मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी के शामिल किए हैं और ये 1/4 टीस्पून पिसी हुई सब्ज इलायची शामिल की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब इन तमाम अज्जा को बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेना है। अब इस मिक्सचर को मजीद गाढ़ा होने तक पकाना है, जब तक कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती। मैंने चाशनी को 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर मजीद पकाया है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा हैवी बबल उठने लगे हैं, यानी कि इसमें मॉइस्चर काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है और कलर भी इसका हल्का सा डार्क हो गया है। अब इस पॉइंट पर आपने चाशनी को चेक करना शुरू करना है। तो मैंने ये ठंडे पानी में चंद कतरे चाशनी के शामिल किए हैं। आप देख सकते हैं कि चाशनी अभी नरम है। इस चाशनी को ठंडे पानी में जाते ही बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो जाना चाहिए, यानी कि जिस तरह से सख्त कैंडी होती है। मैंने चाशनी को मजीद 1.5 से 2 मिनट पकाया है। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब ठंडे पानी में चंद कतरे डाल के कंसिस्टेंसी चेक करनी है। चाशनी बिल्कुल कैंडी की तरह सख्त हो गई है। ये हमारी रेवड़ी के लिए चाशनी बनकर तैयार है। मैंने नॉन स्टिक तवे को घी की मदद से बहुत अच्छी तरह ग्रीस कर लिया था। अब इसमें ये मैंने चाशनी ट्रांसफर कर ली है। आप नॉन स्टिक फ्राई पैन या फिर सिल्वर या स्टील की थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप पहले ग्रीस कर लीजिएगा। ज़्यादातर ये रेवड़ी वगैरह हम जब घरों में बनाते हैं तो सर्दियों में ही बनाते हैं। तो सिर्फ आपने 1.5 से 2 मिनट चाशनी को इस तरह रहने देना है और फिर फौरन ही स्पैचुला की मदद से अलट पलट करना है या फिर हाथ की मदद से इस तरह से अलट पलट करना है कि ये चाशनी हाथ में पकड़ने के काबिल हो जाए। और ये प्रोसेस आपने बहुत जल्दी जल्दी करना है। अब ये चाशनी काफी हद तक हाथ में पकड़ने के काबिल हो गई है। तो अब इसे इस तरह से स्ट्रेच करना है और फोल्ड करना है। और ये स्ट्रेच और फोल्ड का प्रोसेस भी आपने जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो स्ट्रेच नहीं हो पाएगा, बिल्कुल टाइट हो जाएगा और टूटने लगेगा और फिर रेवड़ी ठीक से नहीं बन पाएगी, क्योंकि हमने इसे इतना फोल्ड और स्ट्रेच करना है कि इसका कलर बिल्कुल लाइट सा गोल्डन हो जाए, जैसा कि आपको होता हुआ नजर आ रहा है। जब इस तरह से लाइट गोल्डन हो जाए तो आपने इस तरह से खींचते हुए रस्सी सी बना लेनी है, जिस तरह से मैं रस्सी बना रही हूँ।
इस तरह से रस्सी सी बना लेने के बाद अब इसे 4 से 5 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएं। ये काफ़ी ठंडे हो गए हैं। अब आपने इस तरीके से पीस लेना है और इस तरह छुरी की मदद से छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं। अगर आपके घर में इस तरह का प्लास या फिर सरोता मौजूद हो तो इस तरह से आप आराम से कटिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और ये रेवड़ी के लिए परफेक्ट कैंडीज बनकर तैयार हुई हैं। ये भुने हुए तिल रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं, जो कि मैंने लो फ्लेम पर रख दिए हैं। तिल को इसलिए पहले भूनकर साइड पर रख दिया था ताकि ये रूम टेम्परेचर पर मुकम्मल तौर पर ठंडे हो जाएं। अब मुस्तकिल चमचा चलाते हुए कैंडीज को तिल में कोट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता कैंडीज नरम होती चली जाएंगी और तिल कैंडीज पर चिपकते चले जाएंगे और ख्याल रहे कि फ्लेम को लो ही रखना है। आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कैंडीज नरम होती चली जा रही हैं और तिल कोट होते चले जा रहे हैं और इस तरह मुस्तकिल चमचा चलाने से रेवड़ियां थोड़ी राउंड शेप में आ जाती हैं। अगर आपको आसानी हो तो इस तरह से कैंडीज को टॉस कर लीजिएगा और इस तरह से पैन को राउंड मूव करते हुए कैंडीज को घुमा लीजिएगा। इस तरह से तमाम रेवड़ियां थोड़ी राउंड शेप में आ जाएंगी और कैंडीज पर तिल भी बहुत अच्छे तरीके से कोट हो जाएंगे। तमाम कैंडीज पर बहुत अच्छे तरीके से तिल कोट हो गए हैं। अब इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से तमाम रेवड़ियों को एक बड़ी सी ट्रे में ट्रांसफर कर लेना है। ये हमारी बहुत मजेदार और बिल्कुल परफेक्ट क्रंची रेवड़ियां बनकर तैयार हैं। इस वक्त रेवड़ियां काफी नरम हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से रेवड़ियों को फ्लैट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रेवड़ियों को फ्लैट नहीं कर रही, मैं इसी तरह से रेवड़ियों को रहने दूंगी। ये रेवड़ियां रूम टेम्परेचर पर एकदम क्रंची हो जाएंगी तो इन्हें आप स्टोर करके 4 से 6 महीने नोश फरमा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि बहुत से शहरों या इलाकों में गजक खस्ता और करारी नहीं मिलती, यानी कि अच्छी नहीं मिलती। तो आज मैं आपसे गुड़ की बनी हुई गजक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि हम बगैर शुगर सिरप के बनाएंगे। और यकीन जानिए जिस तरह मैं आपको बहुत आसान और सही तरीके से गजक बनाना बता रही हूँ, इस तरह से होममेड गजक बनाने का तरीका आपने यूट्यूब पर या कहीं और नहीं देखा होगा। अगर मेरी वीडियो अपलोड करने के बाद कोई और मेरे प्रोसेस से बनाकर अपलोड करता है तो वो अलग और गलत बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पैन में मैंने 2.5 कप तिल शामिल किए हैं, जो कि वजन में 300 ग्राम है। गजक बना रहे हैं इसलिए तिल का इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए तिल को भून लेना है। तिलों को भूनने से क्या होता है, एक तो इनका कच्चापन खत्म हो जाता है और दूसरा इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने तिलों को मीडियम टू लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए 3 से 4 मिनट भूना है। आप देख सकते हैं इनका कलर मामूली सा चेंज हो गया है, बस इससे ज्यादा नहीं भूनेंगे। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के लिए आप पैन में मत छोड़िएगा, कुकिंग प्रोसेस जारी रहता है तो फिर तिल जल भी सकते हैं। तिल रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो गए हैं। अब इसमें से 1 कप तिल ग्राइंडर जार में शामिल करके दरदरा पीस लेना है और ख्याल रहे कि मशीन को ऑन ऑफ करते हुए पीसेंगे। अगर आपने लगातार मशीन को चलाते हुए पीसा तो क्या होगा, तिलों में से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। पैन में छोटे पीसेस करके 1 कप गुड़ शामिल किया है, जो कि वजन में 200 ग्राम है। आधा कप चीनी शामिल की है और ये 1 कप पानी शामिल किया है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर चमचा चलाते हुए गुड़ और चीनी को मेल्ट होने तक पका लेना है। चीनी और गुड़ मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो गए हैं और इसमें ये मैंने ½ टीस्पून नींबू का रस शामिल किया है। हो सकता है कि आपके माइंड में सवाल आ रहा हो कि चीनी के बगैर बना सकते हैं कि नहीं। जब गजक या पतीसा गुड़ का बनाए या चीनी का बनाए तो हमें शुगर सिरप लाजमी डालना पड़ता है। तो आप सबकी आसानी के लिए मैंने शुगर सिरप का इस्तेमाल नहीं किया, ½ कप चीनी और ½ टीस्पून लेमन जूस का यूज किया है। अगर आपके घर में शुगर सिरप मौजूद है
तो चीनी और लीमू के रस की जगह 3 टेबल स्पून शुगर सिरप शामिल कर दीजिएगा। लीमू का रस मिक्स कर लेने के बाद मैं सिरप को बारीक छलनी की मदद से छान रही हूँ ताकि गुड़ की वजह से सिरप में मौजूद कंकड़ तिनके वगैरह निकल जाएं। आप देख सकते हैं कि गुड़ में अच्छी खासी मिट्टी मौजूद थी जो स्ट्रेनर की मदद से अलहदा हो गई है। आप भी सिरप को जरूर छान के इस्तेमाल कीजिएगा। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए सिरप को गाढ़ा होने तक पका लेना है। मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया है। आप देख सकते हैं कि सिरप कितना गाढ़ा हो गया है और फ्लेम को मैंने अब लो कर दिया है। सिरप को गाढ़ा करने के लिए आपने फ्लेम लो की तरफ रखनी है क्योंकि हाई फ्लेम पर अगर आप सिरप गाढ़ा करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि सिरप बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाता है। इसमें मैंने हाफ टी स्पून इलायची पाउडर शामिल किया है और 2 टीस्पून देसी घी शामिल किया है। अब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाढ़ा हो जाने तक सिरप को लो फ्लेम पर पकाना है। मुस्तकिल चमचे चलाते हुए 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर मजीद सिरप को पका लिया है। अब सिरप की कंसिस्टेंसी चेक करना शुरू करते हैं। सिरप की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए बिल्कुल ठंडा फ्रीजर का पानी लीजिएगा ताकि नैनो सेकंड में हमें रिजल्ट पता चल सके। सिरप हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी पतला है, चंद सेकंड मजीद पकाएंगे। लो फ्लेम पर सिर्फ 20 से 25 सेकंड मजीद पकाया है और चंद ड्रॉप्स मैंने बिल्कुल ठंडे फ्रीजर वाले पानी में डाले हैं। आप देख सकते हैं कि सिरप डालते ही जम गए हैं जिस तरह से कैंडी होती है। अब हमने सिरप को चंद सेकंड के लिए भी पैन में नहीं छोड़ना और फौरन ही ग्रीस किए हुए तवे या थाली वगैरह में ट्रांसफर कर देना है। इस वक्त सिरप बहुत ज़्यादा गर्म है तो चमचे की मदद से सिरप को इस तरह हमने समेटते हुए और अलट पलट करते हुए ठंडा कर लेना है जब तक कि ये छूने के काबिल ना हो जाए। ये सिरप काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है कि हम इसे हाथ में ले सकते हैं। अब हमने सिरप को इस तरह स्ट्रेच करना है, फिर इस तरह समेटना है, फिर स्ट्रेच करना है जब तक कि ये बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर का ना हो जाए। सिरप काफी गर्म है लेकिन बस इतना ठंडा हो गया है कि हाथ में लेने से हमारे हाथ जलेंगे नहीं। मैं इस प्रोसेस को कट नहीं करना चाह रही, इसलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि आपको ये प्रोसेस ठीक से समझ में आ सके। ये प्रोसेस गजक बनाने का हिस्सा है जिसकी वजह से गजक बहुत खस्ता बनकर तैयार होती है। आप देख सकते हैं कि ये सिरप बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर का हो गया है। अब इसे इस तरह से स्ट्रेच करके लंबी सी रस्सी सी बना लेनी है। अब इसे जलेबी की तरह रोल करना है और हाथ की मदद से प्रेस करते हुए फ्लैट करना है। सबसे पहले तो आप फ्लेम देखिए कि मैंने कितनी लो रखी है कि देखने पर बहुत मुश्किल से नजर आ रही है। आपने फ्लेम को इतना ही लो रखना है। अगर इतनी लो फ्लेम नहीं हो पा रही तो आप क्या करेंगे, जो हम रेगुलर तवा इस्तेमाल करते हैं, चूल्हे पर तवा रखेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे, फिर उसके बाद पैन को तवे पर रखेंगे और जो मैं प्रोसेस शुरू कर रही हूँ ये प्रोसेस करेंगे। और हमने तिल को गर्म नहीं करना, तिल हमने पैन में डालने हैं और जो 1 कप हमने तिल पीसे थे वो भी पैन में शामिल कर देंगे और तिलों को आपस में मिक्स करके जो हमने चाशनी की एक प्लेट सी तैयार की है वो इस पर रखेंगे। ये प्रोसेस आपने ठीक से फॉलो करना है। ये प्रोसेस गजक बनाने में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इस वक्त चाशनी ठंडी है तो मैं हाथ की मदद से दबाव देते हुए प्रेस कर रही हूँ। ये चाशनी बहुत हल्की हल्की सी गर्म होती चली जाएगी और अच्छी खासी क्वांटिटी में तिल इस पर कोट होते चले जाएंगे। बस इस तरीके से अलट पलट करते हुए हाथ की मदद से प्रेस करेंगे और तिलों को कोट करते चले जाएंगे। ख्याल रहे कि चाशनी को हमें पिघलाना नहीं है, बहुत हल्का हल्का सा गर्म करना है ताकि ये तिल इस पर कोट होते चले जाएं। जब आपको लगे कि चाशनी काफी नरम हो गई है तो हावन दस्ते की मदद से आपने ये प्रोसेस करना है। हावन दस्ते की मदद से इस तरह प्रेस करते हुए फैलाएंगे और फिर अलट पलट करेंगे और फिर इस तरीके से हावन दस्ते की मदद से प्रेस करते हुए फैलाएंगे और फिर हावन दस्ते की मदद से इस तरह प्रेस करेंगे। हमने ये प्रोसेस जब तक करना है जब तक कि ये तमाम तिल चाशनी में यकजान होकर गायब ना हो जाए। इस पॉइंट तक मुझे चाशनी पर काम करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। चाशनी काफी सॉफ्ट हो गई है और फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब ऑफ फ्लेम पर बाकी प्रोसेस पूरा करना है। अगर आपने फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए तवे का इस्तेमाल किया है तो पैन के नीचे से तवे को हटा के बाकी प्रोसेस पूरा कीजिएगा।
आप देख सकते हैं कि तमाम तिल चाशनी में यकजान हो गए हैं। इस वक्त गजक काफ़ी मोटी है तो गजक को बेल लेना है। जितने पतले या जितने मोटे आप पीसेस बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से बेल लीजिएगा। गजक को बेल लेने के बाद आप अपने हिसाब से पीसेस में कट कर लीजिएगा, जैसा कि मैं स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। और जब गजक मुकम्मल तौर पर रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाए तो आपने एयर टाइट जार में ट्रांसफर करके रूम टेम्परेचर पर स्टोर करना है। आप आराम से 4 से 6 महीने गजक रूम टेम्परेचर पर रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको गजक बनाना बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है, तो आपने ये गजक जरूर बनानी है और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना है कि गजक कैसी बनी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज मैं आप सबसे गुड़ और मूंगफली से बनी हुई रेवड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बाजार से बहुत सस्ती, मजेदार और क्रंची बनकर तैयार होती हैं। इससे पहले मैं चकवाल की मशहूर ज़माना रेवड़ी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जिसे आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। अगर किसी व्यूअर ने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप मेरी तरह परफेक्ट रेवड़ी बनाना चाहते हैं तो तमाम स्टेप्स को और अज्जा की मिकदार को ठीक तरीके से नोट कीजिएगा। और यकीन जानिए, इससे पहले यूट्यूब या सोशल मीडिया पर इतनी परफेक्ट मूंगफली और गुड़ से बनी हुई रेवड़ी की रेसिपी नहीं देखी होगी। अगर मेरी ये रेसिपी शेयर करने के बाद कोई और शेयर करता है तो ये एक अलग और गलत बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पैन में मैंने 1.5 कप तिल शामिल किए हैं। अगर वजन में बात की जाए तो ये सिर्फ 180 ग्राम है। मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें भून लेना है ताकि तिलों का कच्चापन खत्म हो जाए। मैंने तिलों को मीडियम टू लो फ्लेम पर 2.5 से 3 मिनट भूना है। अब ये तिल चटकने लगे हैं और हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया है और ये काफी चमकदार भी हो गए हैं। अब इन्हें हमें एक खुले बोल में ट्रांसफर कर लेना है और इन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है, क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें ठंडे तिल दरकार हैं। पैन में मैंने 3/4 कप कच्ची मूंगफलियों के दाने शामिल किए हैं। इनकी वजन में बात की जाए तो ये 100 ग्राम है और ख्याल रहे कि इस रेसिपी के लिए हमें कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल करना है। अब इन्हें भी मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इतना भूनना है कि इनका तकरीबन 50% कच्चापन खत्म हो जाए। बाकी कसर हम इन्हें चाशनी में पकाकर पूरी कर लेंगे। मूंगफली को मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 3 मिनट भून लिया है। अब इन्हें भी एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है। पैन में मैंने 1/2 कप क्रश किया हुआ गुड़ शामिल किया है। अगर गुड़ की वजन में बात की जाए तो ये 100 ग्राम है। आपने गुड़ और छिली हुई मूंगफली हम वजन लेनी है, यानी कि मैंने 100 ग्राम छिली हुई मूंगफली का इस्तेमाल किया है तो यहाँ मैंने 100 ग्राम ही गुड़ का इस्तेमाल किया है। गुड़ में मैंने आधा कप पानी शामिल किया है। जो मैंने कप इस्तेमाल किया है इसकी मेजरमेंट और मेजरिंग कप की मेजरमेंट सेम होती है, तो दोनों में से आप कोई भी कप इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर गुड़ को मेल्ट होने तक पका लेना है। आप गुड़ से बनी कोई भी रेसिपी बनाएं तो पहले गुड़ को मेल्ट कर लेने के बाद मेरी तरह बारीक छलनी से या फिर मलमल के कपड़े से जरूर छान लिया करें, क्योंकि गुड़ में छोटे छोटे कंकर या फिर छोटे छोटे तिनके मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ 100 ग्राम गुड़ इस्तेमाल किया है और इसमें से कितना ज्यादा कचरा सा निकला है। इसमें ये मैंने 1 टीस्पून लेमन जूस शामिल किया है, 1/2 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर शामिल किया है और ये 2 टेबल स्पून चीनी। अगर आपके पास ग्लूकोज सिरप मौजूद हो तो चीनी और लीमू की जगह आप 1 टेबल स्पून भर के ग्लूकोज सिरप शामिल कर दीजिएगा। लेमन जूस गुड़ और चीनी के गाढ़ा हो जाने पर इन्हें क्रिस्टलाइज नहीं होने देगा और चीनी डालना इसलिए लाजमी होता है ताकि रेवड़ी क्रंची बनकर तैयार हो। अब इस मिक्सचर को मीडियम टू लो फ्लेम पर गाढ़ा हो जाने तक पका लेना है। आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है और इसमें छोटे छोटे से एयर बबल बनना शुरू हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को लो कर देना है और चाशनी को चेक करना शुरू करना है। और आपने चाशनी को चेक करने के लिए फ्रीज़र का बिल्कुल ठंडा पानी इस्तेमाल करना है ताकि रिजल्ट फौरन पता चल सके। मैंने चंद कतरे बहुत ठंडे पानी में शामिल किए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी चाशनी काफी सॉफ्ट है। हमें चाशनी ऐसी दरकार है जैसा कि क्रंची टॉफी होती है। अब चंद सेकंड चाशनी को मजीद पका लेते हैं।
मैंने लो फ्लेम पर ही 35 से 40 सेकंड मजीद पकाया है। अब दोबारा बिल्कुल ठंडे पानी में चंद कतरे शामिल करके चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ड्रॉप शामिल करते ही ये सख्त कैंडी में कन्वर्ट हो गए हैं। इसका मतलब है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चाशनी बनकर तैयार है। अब इसमें ये हमने मूंगफली शामिल करनी है और लो फ्लेम पर मूंगफली को चाशनी में 30 से 35 सेकंड पकाना है ताकि ये गुड़ का मिक्सचर अच्छे तरीके से तमाम मूंगफली के दानों पर कोट हो जाए और इसीलिए हमने इसमें कच्चापन रहने दिया था। चाशनी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है तो 30 से 35 सेकंड में मूंगफली का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा और ये मुकम्मल तौर पर दानों पर कोट भी हो जाएगी। 30 से 35 सेकंड पका लिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें हल्की सी झाग सी बनना शुरू हो गई है। बस इस पॉइंट पर हमने चूल्हे पर से इसे हटा लेना है और इन्हें फौरन ही रूम टेम्परेचर पर ठंडे तिलों में डालना है। मैंने इसमें इस वक्त थोड़ी सी क्वांटिटी शामिल की है ताकि मैं आपको प्रोसेस ठीक से समझा सकूं। बस आपने इस बैटर को तिलों में शामिल करना है और फौरन ही फोर्क की मदद से तिलों में अलट पलट करते हुए इन्हें खोल लेना है और जब ये मुकम्मल तौर पर कोट हो जाए तो आपने हाथ की मदद से दानों को सेपरेट कर लेना है। तिल कोट हो जाने के बाद आपके हाथ जलेंगे नहीं और आप आसानी से दानों को सेपरेट कर लेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि ये प्रोसेस बगैर किसी खौफ के जरा तेज हाथ से करें। आप देख सकते हैं कि दाने भी खुल गए हैं और जितने तिल कोट होने थे कोट हो चुके हैं। अब आपने मेरी तरह स्ट्रेनर की मदद से तिलों को छानते हुए रेवड़ियों को सेपरेट कर लेना है। अब बाकी तमाम बैटर मैं तिलों में शामिल कर रही हूँ और सेम प्रोसेस से तिलों में कोट करते हुए दानों को खोल लूंगी। यहाँ मैं प्रोसेस को स्किप नहीं कर रही, फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ सके। आप देख सकते हैं कि मूंगफली के तमाम दाने सेपरेट हो गए हैं और जितने तिल कोट होने थे कोट हो चुके हैं। अब इन्हें भी स्ट्रेनर की मदद से छानते हुए निकाल लेना है और यकीनन इस तरह का स्ट्रेनर हर किसी के घर में मौजूद होता है। आप देख सकते हैं कि ये रेवड़ी तो बनकर तैयार है लेकिन ये दाने मुकम्मल तौर पर तिलों से कोट नहीं हुए हुए। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर रेवड़ी को ऐसे ही रहने दे सकते हैं और रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाने के बाद एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर करके लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर मेरी तरह पहले इन रेवड़ियों को रूम टेम्परेचर पर ठंडा कीजिए और फिर बाकी बचे हुए तिलों को पैन में शामिल कीजिए और रूम टेम्परेचर पर ठंडी की हुई रेवड़ी को तिलों में शामिल कर दीजिए। अब हमने फ्लेम को ऑन कर देना है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और मुस्तकिल चमचा चलाते हुए रेवड़ी को तिलों में अलट पलट करना है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता तिल गर्म होते चले जाएंगे और रेवड़ी भी गर्म होती चली जाएगी और ये तिल रेवड़ी पर चिपकते चले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता तिल रेवड़ियों पर चिपकते चले जा रहे हैं और इनका टेम्परेचर इतना कम है कि मैं आराम से हाथ लगा पा रही हूँ और कम टेम्परेचर पर ही तिल बहुत आसानी से रेवड़ियों पर चिपकते चले जा रहे हैं। ये प्रोसेस मैंने लो फ्लेम पर 2 से 2.5 मिनट किया है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब तमाम रेवड़ियों को स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है। ये हमारी परफेक्ट और बहुत मज़ेदार मूंगफली की रेवड़ी बनकर तैयार है। बस अब इन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है और एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर लेना है। आप आराम से 4 से 6 महीने इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेवड़ी बहुत मज़ेदार और क्रंची बनकर तैयार होती हैं। मैंने आपको रेवड़ी बनाने का तरीका बहुत ठीक तरीके से बताया है। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।